हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a एज शोन इन द फिगर। बोल रहा है कि आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक वर्टिसेस a मुझे गिवन है 2a, 0, b और o मुझे निकालना है। अब आपको दिख रहा है o ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0 है ना, एंड b के कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y कंसिडर कर लिए। अब आपको पता है ओ ए बी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो a इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन ले ली ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, एंड एक ले लिया मैंने ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ये दो कंसिडर कर लिए मैंने। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आपने ओ बी की वैल्यू लिखी, ओ ए की वैल्यू लिखी, है ना, दोनों साइड स्क्वेयरिंग किया, सोल्व करके मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4a² आ चुकी है। इसको मैंने स्टार इक्वेशन का नाम दे दिया ना। सेकंड आपको पता है ए बी इज इक्वल टू ओ बी लिया था मैंने, है ना, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ओ बी नहीं, ओ ए कंसिडर कर रही हूँ मैं। ठीक है, ओ ए, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ओ ए, वैल्यूज मैंने पुट की इसमें, तो सोल्व करके मेरे पास ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a² माइनस 4x इज इक्वल टू 4a²। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मैं 4a² निकाल चुकी थी, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इसकी पुट करके क्या आ गया, 4a² प्लस 4a² माइनस 4x इज इक्वल टू 4a²। ये 4a² कैंसिल, यहाँ से आ गया 4ax इज इक्वल टू 4ax इज इक्वल टू 4a²। यहाँ से x की वैल्यू a आ गई, ये x की वैल्यू a मैंने स्टार इक्वेशन में पुट की, पुट करके मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a²। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √3a। ठीक है, तो अब देखो दो वैल्यूज पॉसिबल हो रही है यहाँ से y की, बट ये देखो फिगर में मेरा जो y है वो क्या है, ओरिजिन से ऊपर है ना, तो ओरिजिन से ऊपर y क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, तो y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये y की वैल्यू मेरी यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मतलब y विल बी √3a। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, √3a, a मेरा गिवन था एंड दिस इज माय o। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज दिस। ये बोल रहा है p और q दो पॉइंट्स है आपके पास में, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, तो मैंने कंसिडर किया x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने x2 की वैल्यू रखी x1 y2 y1। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद मैंने स्क्वायर को खोला तो क्या आएगा, a² कोस स्क्वायर बीटा प्लस a² कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2a² कोस अल्फा कोस बीटा प्लस a² साइन स्क्वायर बीटा प्लस a² साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2a² साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये था, यहाँ से मैंने a² कॉमन लिया, ये आ गया a² इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, एंड यहाँ से मैंने a² कॉमन लिया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस a²। ठीक है, और इसको कलेक्टिवली 2a² कॉमन लेके मैंने ये लिख दिया। मैंने अल्फा वाले एंगल्स एक साथ कलेक्ट किए और बीटा वाले एक साथ कलेक्ट किए। क्यों, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप पढ़ोगे, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये मेरे पास 1 होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है, आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये बीटा वाले एंगल एक साथ कलेक्ट किए और अल्फा वाले एक साथ। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके मेरे पास कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 1, तो ये क्या आ गया, a² इंटू 1 a² इंटू 1 a² एंड माइनस 2² इज इक्वल इंटू दिस मच। ठीक है, तो ये 2a² एंड ये लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, 2a² कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 बच गया माइनस दिस मच, है ना। अब 2² को मैंने बाहर ले गई, तो 2 का √2 एंड a² का a इंटू में दिस। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था कि पी क्यू की वैल्यू ये होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। ये बोल रहा है कि एक एक्स एक्सिस के ऊपर हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट किस टाइप के होते हैं, x, 0 टाइप के मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो मेरा 2√5 डिस्टेंस पे है, किससे, ए पॉइंट से, मतलब मुझे ए और बी
पी के बीच का डिस्टेंस गिवन है, मतलब ए पी मुझे 2√5 गिवन है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर मैंने ए पी की वैल्यू लिखी यहाँ पे इज इक्वल टू दिस, दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करके सोल्व करके मेरे पास 7 - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये स्क्वेयरिंग अंडर रूट लूंगे दोनों साइड, तो 7 - 7 की वैल्यू x - 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2, एक बार +2 एक बार -2 लेके मैंने सोल्व किया, तो एक बार वैल्यू 9 एक बार 5, तो 2 पॉइंट्स ऐसे आए हैं मेरे पास जिनका डिस्टेंस a से 2√5 है, 9,0 एंड 5,0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है आपको, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB वेयर A and B आर द पॉइंट्स 3,6 and -3,4 respectively. Also find the point of intersection with the x axis and y axis. ये बोल रहा है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है ए बी का। ठीक है, ये मेरा ए और बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास ए बी लिखा मैंने, तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपको एक चीज पता है, वो बाइसेक्टर मतलब कि उस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो मैंने वो पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट पी ले लिया जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस ए बी लाइन का। ठीक है, तो वो ए और बी से दोनों पे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसको। ठीक है, मुझे वैसे अगर पॉइंट निकालना होता तो मैं मिड पॉइंट निकाल के फॉर्मूला से पॉइंट डायरेक्ट निकाल लेते, बट मुझे अब उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो मैंने कोई एक पी जनरल पॉइंट लिया। ठीक है, जो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, अगर वो इक्वल डिस्टेंस हो तो पी इज इक्वल टू पी बी, स्क्वेयरिंग किया दोनों साइड, है ना, पी ए की वैल्यू लिखी, पी ए स्क्वेयर की और पी बी स्क्वेयर की, सोल्व करके मेरे पास इक्वेशन आ गई 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है कि मुझे उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहीं पे, मान लो ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये पॉइंट इस पे जो वाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स लाई करता है, वाई 0 होता है, तो मैंने वाई को 0 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस इसको मतलब वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वहां पे x0 होता है मेरा, है ना, तो x0 मैंने इक्वेशन के अंदर पुट किया और मैंने y की वैल्यू निकाली, तो ये वाला पॉइंट होगा वो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q ऑन x एक्सिस विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A and B नियर द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। ये बोल रहे हैं आपको कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके, Q के। ठीक है, और वो Q कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। अब वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके पक्का उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x, 0 टाइप के, है ना। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए और बी ये पॉइंट है। ठीक है, देखो, तो मैंने मान लिया ये ए और बी मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, है ना। अब जो उसने क्या बोला था कि जो क्यू पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैंने क्या किया, मैंने सी पॉइंट इसका मिड पॉइंट कंसीडर कर लिया ए बी का, सी पॉइंट मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लिया, है ना। तो एज क्वेश्चन में हमें पता है कि क्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो ये सी पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, यहीं से जाएगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो ये जो मेरा पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स -1/2, -2 आ गए थे, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्यू के मेरे x, 0 टाइप के थे। अब ये अगर इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम होने वाला है ना जो c का है, तो क्या हो जाएगा -1/2 एंड y इज 0। ठीक है, तो मेरे पास q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अभी क्या बोल रहा है कि q a b कैसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तीनों मिलके, तो क्या किया मैंने, q a निकाल लिया, q b निकाल लिया एंड a b निकाल लिया। तो दो साइड इक्वल आई है इसकी, अगर दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब q a b एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ द पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स पी एंड क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, आल्सो फाइंड डिस्टेंस बी। बोल रहा है ए और बी, बोल रहा है सॉरी एक पॉइंट ए है वो इक्वल डिस्टेंस पे पी से एंड क्यू से। ठीक है, तो एक ये वाई अननोन ये मुझे निकालना था, अगर इक्वल डिस्टेंस पे तो मैं इस कंसेप्ट को यूज कर सकती हूँ, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, तो इस कंसेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको ए बी सी गिवन है और ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस है। ठीक है,
तो मुझे इसमें एक अननोन है ए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया मैंने, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। सब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सभी की वैल्यू डाल ली मैंने, ठीक है। ये सोल्व करके मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। इसके मैंने फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स करके मेरे पास एक तो ए की वैल्यू आ गई 2 और एक ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो देखो अगर मेरा ए 5 हो जाता है, अगर मेरा ए 5 हो जाता है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 5,5 और सी वाला पॉइंट भी 5,5 है। अगर बी और सी दोनों पॉइंट 5,5 हो जाते हैं तो क्या ये कभी भी एक ट्रायंगल फॉर्म होगी? नहीं होगी कभी, क्योंकि 2 पॉइंट तो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर गए। तो क्या कभी भी 2 पॉइंट से एक लाइन बन सकती है? कभी भी नहीं, ठीक है। तो मेरा जो ए है वो मेरा कभी भी 5 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मेरा ए 2 होगा, ठीक है। अब वो एरिया पूछ रहा था, तो एरिया मेरे पास इसके फाइंड आउट करने के 2 तरीके। एक तो मैं इसके 3 वर्टिसेस है मेरे पास, फॉर्मूला लगा सकती हूँ जो हमने एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ा था। एक मैं इसका डिस्टेंस निकाल लू ए बी एंड बी सी, तो मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला भी मैं लगा सकती हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सी। एक सर्कल उसका सेंटर सी है, ठीक है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट, और वो एक पॉइंट इस पॉइंट से पास करता है। तो ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं आप, कहीं भी, मतलब इस बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। इफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑफ लेंथ 20 यूनिट्स, इस सर्कल के डायमीटर की लेंथ मुझे 20 यूनिट्स गिवन है, तो हम मुझे अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसका डायमीटर अगर इसका 20 है तो एसी मुझे पता है क्या है, रेडियस, तो एसी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। और एसी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से आप जैसे एक्स सी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से एसी की वैल्यू निकाल सकते हो, इसके इक्वल रखोगे उसमें, तो सोल्व करके आपकी वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है ये, इफ -4,3 and 4,3 are two vertices of an equilateral triangle, find the coordinates of the third given that origin lies in the interior of the triangle। ये बोल रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो मुझे तीसरे के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, बोल रहा है कि जो ओरिजिन है वो उस ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ये ए बी मैंने किया, सी पॉइंट मुझे पता नहीं अभी कि एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे लाई करता है, मैंने इसके एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो ए बी निकाल लिया मैंने, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी इज इक्वल, दोनों साइड स्क्वायर किया, डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व किया, इसको सोल्व करके मेरे पास 16 एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 0 आते पक्का कंफर्म हो गया कि ये मेरा वाई एक्सिस के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है। अब ये एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू मैंने यहाँ डाली, ठीक है। यहाँ डाल के मेरे पास ये आ गया y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48, y-3 इज इक्वल टू +-4 अंडर रूट 3, y की वैल्यू +-4 अंडर रूट 3 + 3। तो एक तो y की वैल्यू ये हो सकती है, प्लस वाला लूंगे, और माइनस वाला लूंगे तो ये हो सकती है। बट अब देखो अगर ये वैल्यू हुई y की, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। अगर ये y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो जो मेरा C पॉइंट है कभी भी ओरिजिन से नीचे हो सकता है, नहीं ये पक्का, क्योंकि मेरा y पॉजिटिव कहाँ होता है, ओरिजिन से ऊपर, तो मेरा ऊपर हो गया पॉइंट, है ना। तो अगर ये ऊपर हुआ ये पॉइंट, तो मेरा ये कुछ ऐसी ट्रायंगल जैसे कुछ बनेगी, तो क्या कभी भी ओरिजिन इसके अंदर आ पाएगा ट्रायंगल पे, कभी भी नहीं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इस कंडीशन से मेरा ओरिजिन अंदर नहीं आ पाएगा, तो वो मेरे क्वेश्चन की सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाली y की वैल्यू होगी मेरी, तो ये मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया ट्रायंगल का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है P एंड Q आर 2 पॉइंट्स whose कोऑर्डिनेट्स आर, P के कोऑर्डिनेट्स एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, ठीक है। तो मुझे शो करना है कि 1/SP + 1/SQ कांस्टेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो S के कोऑर्डिनेट्स लिखे, P के, Q के, SP निकाला मैंने दिस मच, ठीक है। SQ निकाला मैंने, ये सोल्व करके मेरा ये आ गया, ठीक है। तो ये बोला था 1/SP + 1/SQ मुझे कांस्टेंट शो करना था, ठीक है। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये आ गया, तो SQ की वैल्यू डाली मैंने,
एस पी की वैल्यू डाली, एस पी इंटू एस क्यू, ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या किया, टी स्क्वायर प्लस 1 दोनों के पास है, ए बी दोनों के पास, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया, अंदर 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे ये है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल, ए के साथ कैंसिल, है ना। जो टी स्क्वायर था इसको मैंने अंदर डिवाइड करवा दिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये हो गया, ये ऊपर वाले के साथ कैंसिल, तो क्या हो गया 1 बाई ए, एंड 1 बाई ए इज फ्री फ्रॉम टी, जो कि मेरा एक वेरिएबल था, तो ये क्या हो गया 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यही मुझे प्रूव करना था कि ये कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोल रहा है ये कि आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली। बोले कि आयुष है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने घर से ऑफिस जाता है, ठीक है। तो कैसे जाता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली, वो डायरेक्टली जाता है ऑफिस में। ही गोज टू द बैंक फर्स्ट, पहले बैंक में जाता है, देन हर डॉटर स्कूल एंड देन रीचेज द ऑफिस, ठीक है। डायरेक्ट ऑफिस नहीं गया वो। व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष इन रीचिंग द ऑफिस इफ द हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4, बैंक एट 5,8, स्कूल एट दिस एंड ऑफिस एट दिस, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो जैसे ये पहले मैंने हाउस 2,4, देन बैंक 5,8, स्कूल, ठीक है, ये ऑफिस, वो बोल रहा है कि वो है ना ऑफिस डायरेक्ट नहीं गया, वो पहले बैंक गया, देन डॉटर के स्कूल गया एंड देन ऑफिस। तो बोले उसने कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। तो मैंने सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, ठीक है। तो उसमें एक्स्ट्रा देखो, वो ऐसे भी तो जा सकता था, एच से ओ डायरेक्ट हाउस से ऑफिस जा सकता था ना, बट वो नहीं गया, उसने ये वाले ऐसे ऐसे डिस्टेंस कवर, तो कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की, तो कैसे निकाल सकती हूँ मैं, इस वाला जो एच बी बी एस एस ओ ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ, है ना, और एच ओ निकाल लूँ। अगर इस डिस्टेंस में से मैं ये वाले डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर की वो आ जाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, पाथ 1 मैंने उसने कंसिडर किया हाउस टू बैंक गया, बैंक टू स्कूल एंड देन ऑफिस, तो एच बी निकाला मैंने, ठीक है, बी एस निकाला, एस ओ निकाला, तो टोटल डिस्टेंस उसने 27 किलोमीटर कवर किए। सेकंड जो पाथ वो ले सकता था, जो कि उसने लिया नहीं, वो क्या था, डायरेक्ट पाथ फ्रॉम होम टू ऑफिस, ठीक है। तो वो एच ओ था, तो मैंने एच ओ डिस्टेंस निकाली, वो मेरे निकाल के 24.60 किलोमीटर आ गई, ठीक है। तो उसने 27 किलोमीटर कवर किया, जबकि वो इस डिस्टेंस से भी जा सकता था, तो उसने एक्स्ट्रा कितने डिस्टेंस कवर किया, 27 माइनस 24.60 विच इज 2.4 किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोल रहा है, इफ ए कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स, ए कोमा बी है वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये कंडीशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द डिस्टेंस ए बी। तो ए बी ये है मेरे पास, ठीक है, तो ए बी इनका मिड पॉइंट है, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख सकती हूँ, है ना। मेरे पास ए बी की वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू दिस एंड बी की वैल्यू दिस, और ये कंडीशन मुझे पता है। इसमें ए और बी की वैल्यू मैंने पुट करके सोल्व करके मेरे पास ए की वैल्यू 22 आ गई, ठीक है, के की वैल्यू 22 आ गई, तो ये मेरे पास ए कोऑर्डिनेट था और ये मेरे पास बी कोऑर्डिनेट्स हो गए बी के, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस पूछी तो उसमें मैंने निकाल दी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, फाइंड पॉइंट विच इज इक्वे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। बोल रहा है कि एक पॉइंट निकालो जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे, और इतने कितने पॉइंट पॉसिबल है। तो देखो इसने ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे पूछा है, तो एक जो सबसे इजीएस्ट आपको पता होता है कि कोई किन्हीं भी दो पॉइंट्स का अगर मिड पॉइंट होता है वो हमेशा उन दोनों से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है। तो मान लो सी उसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लिया आपने, है ना। तो ये पक्का पक्का क्या होगा, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना। अब देखो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो देखो इस जैसे ये कोई लाइन है, तो इसके ऊपर जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, तो ये भी तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यहाँ वाला पॉइंट भी तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यहाँ वाला पॉइंट भी तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सिमिलरली फॉर हेयर, है ना। तो ऐसे कितने पॉइंट्स आ सकते हैं जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ना, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं, जैसे मैंने कोई एक पी पॉइंट कंसिडर कर लिया जो ए और बी से मेरा इक्वल डिस्टेंस पे है, जैसे ए है और मेरा बी है, और पी पॉइंट है जो मेरा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस वाला तरीका निकाल सकते हैं, पी इज इक्वल टू पी बी, स्केयरिंग के दोनों साइड स्केयरिंग करके, और पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स कोमा वाई कंसिडर किए थे, ठीक है। स्केयरिंग करके सोल्व करके मेरे पास आ गया एक्स प्लस 2y माइनस 3, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है मेरी, ठीक है। अब आपको पता है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इस टाइप की इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं,
ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इस टाइप की इक्वेशन के। तो ऐसी एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएंगी हमें। ठीक है, तो मतलब हमें इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिनकी ए एंड बी से डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है आपको, इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ये बोल रहे हैं एक लाइन सेगमेंट AB है आपके पास, उस लाइन सेगमेंट AB में जो P पॉइंट है वो मेरे P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करता है। तो जो ये अननोन है A एंड B ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें x1 y1 गिवन इसके कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड xy इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और ये रेशियो m/n भी अवेलेबल है हमारे पास। बस कुछ अननोन्स है इनके कोऑर्डिनेट्स, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या बोलता है, xy = mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+n, है ना। x और y की वैल्यू मतलब कि p के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अवेलेबल है ना। ये सभी की वैल्यूज मैंने पुट करके मेरे पास ये आ गया। अब जो 27a + 1/4 ये मेरा 9a - 2 के इक्वल होगा, एंड जो 3 है वो मेरा -b के इक्वल होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू -3 आ गई, है ना। सिमिलरली मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास सोल्व करके a की वैल्यू 1 आ गई। मुझे a और b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है आपको, इफ x - 2y + k इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are a b c then find the value of k। ये बोल रहा है कि x - 2y + k वो एक मीडियन है ट्राइंगल का। ठीक है, और ट्राइंगल के वर्टिसेस भी पता है हमें। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे ये k की वैल्यू, अगर ये x y की वैल्यू मेरे पास आ जाती तो इसमें पुट करके मैं निकाल सकती हूँ, है ना। बट अब वो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो सेंट्रोइड होता है हमारे ट्राइंगल का, जो सेंट्रोइड होता है वो ट्राइंगल के मीडियंस के ऊपर लाई करता है। जो ट्राइंगल के मीडियंस होते हैं उनके ऊपर सेंट्रोइड हमारा लाई करता है। तो मैं क्या करूंगी, जो गिवन वर्टिसेस है उनकी हेल्प से मैं सेंट्रोइड निकाल लूंगी, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3, है ना। तो मैंने सेंट्रोइड निकाला, सेंट्रोइड मेरा -2 + 3 आ गया, है ना। अब मुझे इक्वेशन गिवन है x - 2y + k = 0, है ना। ये इक्वेशन मुझे गिवन है। अब ये जो इक्वेशन है मेरी, ये जो गिवन इक्वेशन है मुझे, ये गिवन इक्वेशन मेरे, हाँ, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा के मेरे पास सेंट्रोइड यहाँ से क्या आ जाएगा, -2, 3, है ना। अब जो सेंट्रोइड होता है मेरा वो मीडियन के ऊपर लाई करता है ना, तो मीडियन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इसमें सेंट्रोइड की वैल्यूज डाली और यहाँ से डाल के मेरे पास k की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है आपको कि ABC इज ए ट्राइंगल एंड G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। इफ ABC आर द पॉइंट्स are these respectively, find the value of A and B, also find the length of side BC। ये बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें आपको सेंट्रोइड भी गिवन है। ठीक है, तो हमें कुछ अननोन से A और B उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और देन उसके बाद BC की लेंथ बतानी है। तो मेरे पास x y ये सभी अवेलेबल है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, xy = x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, है ना। तो सभी की वैल्यूज मैंने डाली, वैल्यू डाल के मेरे पास ये जो कंपेयर कर लूंगी इनको, है ना। तो a मेरे पास 7 आ गया एंड b मेरे पास 5 आ गया। अब मेरे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, c के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके मैं bc की लेंथ निकाल लूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में ये आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में ये आपको बोल रहा है कि फाइंड k so that the point P lies on the line segment joining the point A and B, also find the ratio in which P divides AB। ये बोल रहा है एक P पॉइंट है, वो जो P पॉइंट है वो मेरे AB लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है, AB लाइन सेगमेंट के ऊपर P लाई करता है। ठीक है, तो हमें कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे k, उसकी वैल्यू निकालनी है ये जो, ठीक है। तो और फिर बोल रहा है कि P किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब अगर ये जो P लाइन है ये AB के ऊपर लाई करता है, तो जो तीनों पॉइंट्स है A P B क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे ना। अब कोलिनियर की मुझे कंडीशन पता है कि उसका एरिया 0 होता है, तो मैं वहां से मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो लगा के सोल्व करके मेरे पास यहाँ से k की वैल्यू आ गई -6। अब k की वैल्यू आ गई तो a के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब क्या पूछ रहा था मेरे से कि P AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं क्या कंसीडर कर लूंगी कि ये इसको n' रेशियो 1 में
डिवाइड करता है। के क्यों नहीं माना, क्योंकि के मेरे पास ऑलरेडी यूज हो चुका था, इसमें मैंने n-1 में मान लिया। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के सोल्व करके मेरे पास n- की वैल्यू 2/7 आ जाएगी। रेशियो मेरा n- रेशियो 1 था, तो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा 2:7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोल रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर, ठीक है, दीज ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ABAC एट P and Q रेस्पेक्टिवली सच दैट दिस फाइंड द लाइन। ये क्या बोल रहा है आपको कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है। ठीक है, अब ट्रायंगल के ऊपर जो AB लाइन है उसको P इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को Q इंटरसेक्ट कर रहा है। किस प्रकार से, मुझे AP/AB का रेशियो गिवन है और AQ/AC का। ठीक है, अब मेरे से ये लेंथ ऑफ PQ पूछ रहे हैं, तो लेंथ ऑफ PQ मैं कब निकाल सकती हूँ, जब मेरे पास P और Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, क्योंकि P और Q के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल होंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दूंगी। अब वो मैं कैसे निकालूंगी, तो अगर मेरे पास रेशियो आ जाए कि P इस लाइन को AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ, है ना। तो मेरे पास AP/AB गिवन है ना, तो मैं AP को क्या ऐसे लिख सकती हूँ ना, AB को AP+PB। देखो आप AB किस कैसे बना है, AP+PB से बना, लिखा। इसको मैंने सोल्व किया, सोल्व करके मेरे पास यहाँ से AP = 3 टाइम्स ऑफ PB आ गया और AP/PB 3/1 आ गया। सिमिलरली फॉर दिस, है ना, ये आ गया। अब देखो अब क्या आ गया मेरे पास कि ये जो P पॉइंट है ये AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली Q पॉइंट AC को 3:1 में डिवाइड कर रहा है ना। तो मतलब ऐसी एक लाइन होगी ना कि एक लाइन थी उसको P 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास, B के रेशियो अवेलेबल है आपके पास, तो आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो P के। ठीक है, सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आप Q के सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो अब आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q के आ चुके, आपसे PQ की डिस्टेंस पूछ रहा था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, वहां से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5,4 and -2,3। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स। बोल रहा है कि मेरे पास एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है। बोल रहा है A और B P पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है और P मेरा x एक्सिस पे लाई करता है। अब x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, x,0 टाइप के, है ना। अब ये जो P पॉइंट है A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इक्वल डिस्टेंस पे तो बाय ये कंसेप्ट लगा सकती हूँ मैं, है ना। तो इस कंसेप्ट को लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, है ना। P के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद ये आपको क्या बोल रहा है कि हमें एरिया निकालना है, जो आपके पास अब ट्रायंगल फॉर्म हो गई है, तो आपके पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल होंगे, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या बोल रहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। ये बोल रहा है कि जो डायगोनल्स होती है रेक्टेंगल की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम एज्यूम कर लिया। मैंने इसके अंदर ओरिजिन है, इसको मैंने ट्रायंगल रेक्टेंगल का एक वर्टिसिस मान लिया। ठीक है, ये दूसरा वर्टिसिस, ये तीसरा, ये 4। ठीक है, मैंने इस OA को A मान लिया और मैंने OC को B कंसिडर कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे इस O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, A,0, है ना। C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,B एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A,B। तो मुझे क्या शो करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं इस रेक्टेंगल की ये इक्वल होंगी और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। बाइसेक्ट करने का तो मैं सबसे पहले डायगोनल्स इक्वल दिखा देती हूँ। तो डायगोनल्स इसकी एक तो OB डायगोनल है, एक AC डायगोनल है, तो OB डायगोनल क्या हो जाएगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दिस, है ना, और AC डायगोनल ये हो जाएगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास, है ना। तो दोनों की लेंथ क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। अब मुझे दिखाना कि दोनों बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट के लिए मैं इनके OB का मिड पॉइंट निकाल लेती हूँ। OB का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगी तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, वो 0 + A/2, 0 + B/2, है ना। तो मतलब A/2 B/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से AC का मिड पॉइंट निकालती हूँ तो वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 + A/2 B + 0/2 A/2 B/2। तो मतलब मेरे पास AC का मिड पॉइंट भी सेम आ गया और मेरे पास BC का मिड पॉइंट भी सेम आ गया। तो इसका मतलब वो मिड पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सेम है। तो अगर वो दोनों मिड पॉइंट सेम है तो ये डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, डायगोनल अगर बाइसेक्ट करती है तो दोनों से जो मिड पॉइंट निकालेंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर
सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 23 रह गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा था हमें कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर दीज। एक पैरेललोग्राम की हमें 3 वर्टिसेस दी हुई है, ठीक है, 3 वर्टिसेस दी हुई है और हमसे एरिया पूछ रहा है पैरेललोग्राम का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने 9th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा होगा, वो रिजल्ट क्या बोलता था कि जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है इक्वल एरियाज के में, ठीक है। मतलब ये डायगोनल है AC, इसने क्या किया, इसका एरिया और इसका एरिया मतलब 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इस ट्रायंगल, इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। अब मुझे एरिया निकालना है, तो अगर मैं ABC का एरिया निकालूं तो 2 टाइम्स कर दूंगी। तो ABC के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं, है ना, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख लिया फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। वैल्यू सभी की डाली तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होता है मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये मेरे पास एरिया आ गया पैरेललोग्राम का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर दीज, टेक इन ऑर्डर। बोला कि आपको वर्टिसेस गिवन है तो इसका रोम्बस का एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा क्या होता था, हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब कि डायगोनल की लेंथ का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डायगोनल का लेंथ देखो मेरे पास ये चारों वर्टिसेस हैं, तो डायगोनल का लेंथ मैं निकाल सकती हूँ, ये डायगोनल निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये डायगोनल निकाल लो, उन दोनों का प्रोडक्ट इंटू में हाफ, तो मेरे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या बोल रहा है, ये प्रूव दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। ये बोला कि यदि ये कोलिनियर है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको पॉइंट्स को कोलिनियर कंसिडर कर लिया। अब अगर मैं कोलिनियर कंसिडर कर लिया तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाया, है ना। तो 0 इज इक्वल टू दिस, 0 इज इक्वल टू मोड ऑफ AB माइनस A माइनस B, है ना। तो ये क्या आ गया, AB माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 0। यहाँ से AB की वैल्यू आ गई A प्लस B। मैंने क्या किया, दोनों साइड AB से डिवाइड कर दिया, तो इधर तो 1 आ जाएगा, इधर A अपॉन AB, B अपॉन AB, तो A से A कैंसिल, ये क्या आ गया 1 अपॉन B, B से B कैंसिल 1 अपॉन A, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया 1 बाई A प्लस 1 बाई B इज इक्वल टू 1। तो यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर दीज रेस्पेक्टिवली एंड PXY इज एनी पॉइंट सो दैट दिस, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपके पास एक ABC ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए और बोल रहा है P एक कोई पॉइंट है, P इज एनी पॉइंट, ठीक है। तो P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वो उस P पॉइंट से लेकर आप एक ट्रायंगल बना लोगे, है ना। फिर ये बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल ये रेशियो बताना है हमें। तो ABC के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, तो मैं ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगी, है ना, निकाल लिया। अब मैं सिमिलरली ट्रायंगल PBC का एरिया भी निकाल लूंगी, कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास। तो PBC का एरिया मेरे पास आ गया 7 मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन 2। तो मुझे इनका रेशियो बताना था, तो ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC लिखा मैंने और ये ABC लिखा। तो मेरे पास ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 बाई 7। यही मुझे शो करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या बोल रहा है, ये कि इफ D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, C एंड AB रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये बोल रहा है मुझे कि यदि मेरे पास DEF मिड पॉइंट्स हैं, किसके, D मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AC का एंड F मिड पॉइंट है मेरे पास AB का, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है ना वो ABC का हाफ होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिए ABC के कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने अज्यूम कर लिए, ठीक है। अज्यूम करने के बाद मैं ये DEF मिड पॉइंट्स है, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने क्या किया, DEF के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, मेरे पास वर्टिसेस है ना, तो फॉर्मूला लगा दिया हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF लिख लेंगे हाफ, फिर यहाँ पे D का पहला कोडी मतलब एब्सिसा है ना, y2 माइनस y3 लिखेंगे, तो वो लिखा मैंने, मतलब फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो सोल्व करके मेरे पास ये 2 इंटू 2 मतलब 4 बाहर को मना के तो 1/8 हो गया, ये बन गया मेरे पास। फिर मैंने क्या किया,
फिर मैंने यहाँ पे x1 के जो भी प्रोडक्ट में आ रहा था उनको एक साथ इकट्ठा कर लिया। तो देखो x1 के साथ कौन आएगा, y1 माइनस y3 आएगा, है ना, और प्लस y2 माइनस y1 आएगा। ठीक है, x2 के साथ में कौन आएगा, x2 के साथ में तो y3 माइनस y2 आएगा और एक y2 माइनस y1 आएगा। सिमिलरली x3 के साथ कौन आएगा, y1 माइनस y3 आएगा और एक आएगा मेरे पास y3 माइनस y2। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से आपके पास y1 y1 कैंसिल हो जाएगा तो y2 माइनस y3 रह जाएगा। सिमिलरली x2 के इंटू में दिस और x3 के इंटू में दिस। ये देखो एक बार आप एरिया के फॉर्मूला में आता है ना ये, तो मैंने क्या किया, इस 1/8 को मैंने लिख लिया 1/4 इंटू 1/2। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है आपके पास, ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में यही शो करना था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1/4 होता है। ठीक है, तो ये आप एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो, आपके 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकता है ये। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, इफ D इज इक्वल टू दिस, E इज इक्वल टू दिस, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ट्रायंगल ABC, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि आपके पास ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, DEF मिड पॉइंट्स उसकी साइड्स के, DEF उसकी साइड्स के मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट मुझे दे रखे हैं, तो हमसे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछ रहा है। तो एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, DEF का कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, आप DEF का एरिया निकाल लोगे, है ना। फिर मुझे पता है यदि DEF मिड पॉइंट हो उसकी साइड्स के, तो मेरे पास ये रिजल्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। ये एरिया आप निकाल लोगे क्योंकि आपके पास DEF के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।